पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड का 3वीं भाग वीडियो है। इसमें इसका ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। इसका मेन ट्रीटमेंट जो है ये सर्जरी है। तो ये सिनेरियो में दो रकम का पेशेंट्स हैं। एक है कि पेशेंट डायरेक्टली हमारे पास आते हैं थायराइड के सूजन के लिए, और जब हम टेस्ट करते हैं नतीजा निकलता है कि ये पेशेंट को पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा है बोल के। तो इनका ऑपरेशन होगा नियर टोटल थायराइड में। जितना भी थायराइड निकाल सकते हैं 95% निकाल देंगे, नहीं तो टोटल थायराइड में, नियर टोटल और टोटल थायराइड। अगर जो छोटा छोटा नोड्यूल्स लिम्फ नोड्स है तो सेलेक्टिव नेट डिसेक्शन भी करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट दूसरा डॉक्टर को बता के, वो जो डॉक्टर पहले ऑपरेट किया है वो ये सोच के ऑपरेट किया है कि पेशेंट को थायराइड प्रॉब्लम है, उसको नहीं पता था कि कैंसर। जब उसका रिजल्ट नतीजा आएगा तब पता चलता है कि ये कैंसर, तो बाकी का थायराइड निकालने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। ऐसा है तो वो पेशेंट को कंप्लीशन थायराइडेक्टमी करना है। उसका मतलब है कि बाकी का थायराइड निकालना है। जब ये हमें पता चल गया है कि ये पेशेंट पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा का है, तब एक टीम वर्क होता है। मतलब सिर्फ ईएनटी डॉक्टर का काम नहीं है, इसमें ईएनटी डॉक्टर होते हैं और हमें कभी कभी ऑन्कोसर्जन का हेल्प होना पड़ता है, और न्यूक्लियर मेडिसिन, साथ साथ में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और ऑन्को रेडियोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इतना लोग मिला के साथ मिलके एक टीम से काम करेंगे। तो ऑपरेशन जो है, ये डिसीजन हो गया कि ऑपरेशन करना है, तो पहले पेशेंट का कंसर्न चाहिए कि पेशेंट एग्री करेगा कि मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूं। तो ये कंसर्न पेपर में ये लिखा होगा कि नियर टोटल थायराइडेक्टमी, नहीं तो कंप्लीशन थायराइडेक्टमी, और इसका कॉम्प्लिकेशंस लिखा होगा, ऑपरेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ये पढ़ के देखने के बाद पेशेंट को साइन करना चाहिए, उनका नाम लिखना चाहिए, डेट डालना चाहिए, साथ में जो भी आपके साथ जो आपका रिलेटिव है वो भी साइन करेंगे विटनेस के, और आपके साथ जो डॉक्टर है वो भी साइन करेगा विटनेस के साथ। तो ये कंसर्न इसलिए है कि आप अलाउ कर रहे हैं डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए। ये कंसर्न के साथ में हमें और एक कंसर्न चाहिए। सपोज ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हुआ, यानी कि एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, ऐसा है तो उनको नॉर्मल करने के लिए हमें इमरजेंसी इधर एक होल डालना पड़ता है, उसे कहते हैं ट्रैकियोस्टोमी। तो इसके लिए भी हम ट्रैकियोस्टोमी के लिए भी हम एक कंसर्न लेते हैं। ये करना मस्ट नहीं होता है, हमने इतना सर्जरी किया है, बट बहुत कम पेशेंट्स में होता है ऐसा। ये क्यों करना है, कब करना भी बताऊंगा बाद में। तो कंसर्न, जब भी कंसर्न का पेपर्स साइन करते हैं तब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी जो है वो रिजल्ट तो आ गया होगा। तो ये रिजल्ट्स के साथ आपको फिजिशियन से मिलना है क्लियरेंस के लिए, सर्जिकल क्लियरेंस के लिए। तो फिजिशियन एग्जामिन करके अगर जो चाहिए तो कार्डियोलॉजी क्लियरेंस और कभी कभी पल्मोनोलॉजी से क्लियरेंस मांगी। इतना क्लियरेंस के बाद ये पेपर्स, डॉक्यूमेंट सब लेके इन्वेस्टिगेशन के साथ आपको एनेस्थीसिया, जो डॉक्टर आपको बेहोश करेगा, उनसे मिलना चाहिए। वो आपको फिट करने के बाद बोलेगा ठीक है, आप ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। समझो कल के दिन ऑपरेशन है, आज के दिन रात में आप डिनर नॉर्मली ले सकते हैं। रात का 12 बजे के बाद आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ पानी नहीं, कुछ पीना भी नहीं, नींद पर आओ। अभी नेक्स्ट अब इसका ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताऊंगा। ऑपरेशन करने के टाइम में और उसके बाद में क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। एक पहली बार ऑपरेशन के टाइम में, नहीं तो ऑपरेशन के 1-2 घंटे के बाद, नहीं तो 1-2 दिन के बाद गले का जहां ऑपरेशन किया है वहां से खून निकल सकता है। वो एक। दूसरा जो है, पेशेंट को ऑपरेशन के बाद उनका आवाज बदलने का चांसेस है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये जो गले में थायराइड जो इधर है,
इसके पास में दो छोटा सा नर्व जाता है। ये नर्व जो है थायराइड को लग के वॉइस बॉक्स के अंदर जाता है। इसका ये काम है कि वॉइस बॉक्स के अंदर जाके बंदा को, पेशेंट को और जो भी है उनको नॉर्मल सांस लेने के लिए हेल्प करेगा और उनका आवाज ठीक से आने के लिए हेल्प करेगा। उसका दो फंक्शन है। अगर जो ये नर्व कैंसर से डैमेज हुआ है, नहीं तो ऑपरेशन के टाइम में कैंसर इसमें राउंड हुआ है, सिर्फ प्रेशर कर रहा है, हम उसे हटा नहीं सकते, नहीं तो ऑपरेशन करने के टाइम में हम जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसके गर्मी की वजह से ये नर्व डैमेज होने का चांसेस है। एक साइड में डैमेज होगा तो प्रॉब्लम कम होगा, दोनों साइड में डैमेज होगा तो प्रॉब्लम ज्यादा होगा और परमानेंट होगा। ऐसे जब दोनों साइड में प्रॉब्लम हो गया, कैंसर जैसा लेट स्टेज कैंसर में सब प्रॉब्लम हो गया, पेशेंट को आवाज निकालने में भी प्रॉब्लम होगा, बात करने के लिए प्रॉब्लम होगा और उसको सांस लेने भी तकलीफ होगा। तब हम इधर ट्रैकियोस्टमी होल्ड करते हैं ताकि वो ठीक से सांस ले सके। जब भी ट्रैकियोस्टमी करते हैं तो उसका आवाज रुक जाएगा क्योंकि वो बात कर नहीं पाएगा। ये पहले से समझाया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ये है कि ऑपरेशन के बाद जिसमें जो कैल्शियम लेवल है ये कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो इधर है इसके पीछे 4 छोटा सा ग्लैंड है जो जिस्म में कैल्शियम का अमाउंट कंट्रोल करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑपरेशन के टाइम में ये जो कैंसर है ये कंप्लीटली कवर हो जाता है, तो ये छोटा जो कैल्शियम को कंट्रोल करता है वो भी निकल जाता है स्पेसिमेन के साथ। और कभी कभी क्या होता है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उसके गर्मी से थोड़ा दिन के लिए वो काम नहीं करता, तो टेम्पररी नहीं तो परमानेंटली वो और ग्लैंड जो है उसका फंक्शन कम हो जाता है, रुक जाता है। ऐसा है तो जिस्म में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। ये पेशेंट के लिए आफत है। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में, जब पेशेंट डिस्चार्ज होने का एक दिन के पहले हम एडवाइस करके भेजेंगे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। उस टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो ये कैल्शियम का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम क्या करने वाले हैं तब देखिए। और एक बार थायराइड ग्लैंड कंप्लीटली निकल गया तो जिंदगी भर आपको एल्थ्रोक्सिन टैबलेट लेना पड़ेगा। डोज जो है डॉक्टर बताएगा। और लास्ट इधर एक इंसिशन लगेगा, उसका पिक्चर मैं आपको बताऊंगा। तो इंसिशन में वो स्कार दिखेगा ऑपरेशन के बाद, और कभी कभी 1-2 दिन के अंदर उसका इन्फेक्शन हो सकता है, नहीं तो फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है, वो हम मैनेज करेंगे। ये है कॉम्प्लिकेशंस। तो समझो ऑपरेशन फिक्स्ड हो गया, तो आज रात आप खा सकते हैं डिनर और रात को 12 बजे के बाद कुछ मत लेना। उसी दौरान डॉक्टर आके आपका वॉइस बॉक्स के अंदर आपका वोकल कॉर्ड्स का मूवमेंट चेक करेगा। ये एंडोस्कोपी करके चेक करते हैं, नेसल एंडोस्कोपी, फ्लेक्सिबल नेसल एंडोस्कोपी डाल के नाक के अंदर से डाल के मुंह के जबान के पीछे से वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड का मूवमेंट चेक करेंगे और डॉक्यूमेंट कर देंगे। और अभी ऑपरेशन का, और ऑपरेशन हुआ नियर टोटल थायराइडेक्टमी, नहीं तो कंप्लीशन थायराइडेक्टमी। ये तकरीबन 2 घंटे से एक आधा घंटा एक्स्ट्रा भी लगा, 2.5 आवर्स तक लगेगा। ऑपरेशन के बाद जब आप आईसीयू पहुंचेंगे, आपका बेड में आपका पोजीशन ऐसा रहेगा, हेड एलिवेटेड रहेगा, ऑक्सीजन मास्क रहेगा, बहुत बड़ा एक बैंडेज रहेगा गले में, और आईवी फ्लूइड्स जाता रहेगा। ड्यूटी स्टाफ जो है आपका पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट और गले में कुछ सूजन है कि नहीं चेक करते रहे। और दर्द कम करने के लिए पेन किलर्स, एनाल्जेसिक्स और आईवी एंटीबायोटिक्स भी चालू रहेगा। इतना रहेगा। और जैसा मैंने पहले बताया था, एक लंबा सा स्टिच रहेगा। और आप इधर देखिए कि एक ड्रेन है इसमें।
इसलिए कि ऑपरेशन के 1-2 दिन के अंदर अंदर खून जमा ना हो, क्योंकि ये वैक्यूम से काम करता है। अगर जो कुछ भी रीजन से ब्लीडिंग अंदर हो गया तो वो अवॉइड करने के लिए ये वैक्यूम कनेक्ट करेंगे, तो सब चूस के वो बाहर ये बैग के अंदर लेके आएगा। तो इसका वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो देखिए। तो ये ट्यूब से खींच के ये बैग के अंदर जाके जमा होगा। ये रहेगा 2-3 दिन। तो पहले दिन शायद इसमें 100 ml तक कलेक्ट होगा, दूसरा दिन कम होके 50 to 75 ml कलेक्ट होगा, तीसरा दिन जब उसका क्वांटिटी 25 ml से कम हो जाएगा हम इसको निकाल के ये प्रेशर बैंडेज दे देंगे। तो ये ड्रेन रहेगा 2-3 दिन। तो ये जो भी कॉम्प्लिकेशंस है मैंने बता दिया, वो कैसा मैनेज करना है ये भी मैंने बता दिया। सिर्फ हाइपोकैल्सीमिया के बारे में नहीं बताया। अभी 3 दिन के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज के टाइम में जो एडवाइस मैं बताऊंगा, आपको 5 नहीं तो 7 दिन का कोर्स एंटीबायोटिक दिया जाएगा, वो आप खाने के बाद ले लेना। साथ साथ में दर्द कम करने के लिए दवाई मिलेगा, 3 दिन ले लेना। उसके बाद अगर जो दर्द है तो 1 टैबलेट ले लेना। और भी कुछ एडवाइस है, ये है कि आपको ये जो ड्रेसिंग है, वुंड ड्रेसिंग है, ये आपको हर 2 दिन में क्लीन करना है। अगर जो हॉस्पिटल से दूर है तो पास वाला कोई भी क्लिनिक में जाके साफ से रख सकते हैं, क्लीन वुंड ड्रेसिंग कर सकते हैं। पास में है आप तो डायरेक्ट हमारे पास आके कर सकते हैं। और ये पहले अगर आप एल्ट्रॉक्सिन टैबलेट खा रहे थे, ऐसा भी पेशेंट से खा रहे थे, तो आपको एल्ट्रॉक्सिन स्टॉप करना है। कितना दिन के लिए, कितना हफ्ते के लिए, 4 नहीं तो 6 हफ्ते के लिए आपको एल्ट्रॉक्सिन स्टॉप करना है। मैं क्यों, ये मैं बात में बताऊंगा। तो एल्ट्रॉक्सिन स्टॉप करने से बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी बताऊंगा। और एंटीबायोटिक के साथ, पेन किलर्स के साथ आपको विटामिन डी और कैल्शियम टैबलेट्स जो मिला के आता है वो लेना है, शैलकैल जैसा। सुबह में 1, दोपहर में 1, रात में 1, नहीं तो कैल्शियम का जो हिसाब है उसकी तरह वो डॉक्टर डिस्चार्ज टाइम में बताएगा कि आपको कितना लेना है। और ऑपरेशन के उस दिन तुरंत बाद और उसी दिन रात और हर नेक्स्ट डे सुबह में सीरम कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस चेक करते रहेंगे और डिस्चार्ज के टाइम में बताएंगे कि आपका कैल्शियम नॉर्मल हो गया, आपको इतना टैबलेट लेंगे तो ठीक है, ये बताया जाएगा। और इसके साथ साथ में आप ड्रेसिंग करके, जो वो ड्रेसिंग सब होने के बाद 7 दिन के बाद हमारे पास आना है। वुंड हेल्थी है, नॉर्मल है, तो हम ये स्टिच निकाल देंगे। उसी दिन 7 दिन के अंदर आपका बायोप्सी रिपोर्ट भी रेडी हो जाएगा। तो हम ये पैपरी थायराइड कार्सिनोमा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका रिपोर्ट भी नतीजा आएगा कि पैपरी थायराइड कार्सिनोमा। घर में डिस्चार्ज होके जाने के बाद और क्या क्या चीज कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ये मैं बताना चाहता हूं। ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये मत समझना कि इतना बड़ा ऑपरेशन किया है कि हम घर जाके रेस्ट लेंगे या काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जितना चल के नॉर्मल काम करेंगे, जितना जिस्म हिलेगा उतना बेहतर है, उतना खून ज्यादा आएगा तो आपको अच्छा लगेगा, वो बेहतर रहेगा। तो आपका घर में जो भी है नॉर्मल एक्टिविटीज वो कर सकते हैं। बाहर जाके करना मना है, धूप में जाके कुछ काम करना मना है, हेवी काम मना है, बट घर में आप जो भी नॉर्मल कर सकते हैं वो करना चाहिए। एक बेड में कंटिन्यूस बैठना, मरीज ऐसा सोच कि मैं मरीज हूं, कंटिन्यूसली बेड में बैठना, नहीं तो कम्प्लीटली कंटिन्यूसली एक ही चेयर में बैठ के उधर ही बैठ के खाना, पेपर पढ़ते बैठ, ऐसा नहीं। आपको चलते फिरना है घर में, तो जितना चलेंगे उतना बेहतर है। और पानी ज्यादा पीना है। पानी खुद एक मेडिसिन है और आपको ये नॉर्मल जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसका नॉर्मल एक्शन के लिए वो हेल्प भी करेगा। और पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि ऑपरेशन के बाद गले के अंदर हमें दर्द है। गले के अंदर तो हमने कुछ ऑपरेशन नहीं किया, ऑपरेशन तो बाहर हुआ था, तो इसलिए ऑपरेशन के लिए ये गले का अंदर दर्द बताते हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया डॉक्टर ट्यूब डाल के बेहोश करके
उस ट्यूब के दौरान के गैस जाएगा। इसके वजह से 3 से 4 दिन तक दर्द रहता है। वो पेन किलर्स ऑलरेडी डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है, वो 3-4 दिन में अपने आप चला जाएगा। थोड़ा पेशेंट ये है, कंप्लेन करते हैं कि इधर पीछे में दर्द है, क्योंकि जब हम ऑपरेट करते हैं लिटा के कंप्लीटली नेक एक्सटेंड करके ऑपरेट करते हैं, वो पोजीशन में पेशेंट 2 घंटे तक लेटा होता है, इसलिए पीछे के तरफ दर्द होता है। इसके लिए कम होने के लिए आप किसी से बोलो कि थोड़ा मसाज कर दे और उधर थोड़ा गर्म सेक लेना, उससे वो कम हो जाएगा। और नेक जो है आप लेफ्ट राइट नीचे देख सकते हैं, ऊपर ज्यादा एक्सटेंड मत करो, अप्रोक्सीमेटली 10 दिन से 2 हफ्ते तक। ये ख्याल में रखना, क्योंकि स्टिच लिखा है, स्टिच 7 दिन में निकाल देंगे, एक्स्ट्रा 4-5 दिन थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो बेहतर है। और अगर जो आपका आवाज बैठ गया है, कम हो गया है, तो नर्व डैमेज है, एक ही साइड का नर्व डैमेज हुआ है, तो 2-3 महीने में ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर जो दोनों साइड का नर्व डैमेज हुआ है, आवाज बिल्कुल बैठ गया है, तो वापस आने में तकलीफ है, तो आपका मोबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा, आवाज भी चेंज रहेगा, और जब भी चलेंगे आपको सांस लेने में तकलीफ होने का भी चांसेस है। अभी पहले जैसे मैंने बताया कि जो पेशेंट एल्ट्रॉक्सिन ले रहे हैं उनको एल्ट्रॉक्सिन स्टॉप करना है। मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि जब ये थायराइड ऑपरेशन पैपरी थायराइड कार्सिनोमा के लिए ऑपरेशन कर दिया है, जो थायराइडेक्टमी हो गया है, हमें ये पता करना है कि कुछ भी थायराइड बाकी नहीं है इस नेक के अंदर, क्योंकि अगर जो है तो ये कैंसर दोबारा जल्दी वापस आ सकता है। तो जितना भी बाकी है, मैंने क्या बताया था पहले, नियर टोटल थायराइडेक्टमी 95% निकाल दें, तो मतलब 5% कहीं ना कहीं हो गया, इसको भी निकालना है। इसको कैसे निकालें? इसको हम रेडियो एक्टिव मटेरियल देके निकालें। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल देने के लिए उसको पहले टेस्ट करना पड़ेगा कि ये थायराइड टिश्यू बाकी है कि नहीं। तो टेस्ट करने के लिए एल्ट्रॉक्सिन स्टॉप करना पड़ेगा, इसलिए हम एल्ट्रॉक्सिन स्टॉप कर रहे हैं। और साथ साथ में जो भी आयोडीन कंटेनिंग मटेरियल है वो नहीं लेना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। एल्ट्रॉक्सिन तकरीबन 4 से 6 हफ्ते तक स्टॉप करेगा। तो एल्ट्रॉक्सिन स्टॉप करने से क्या होगा? तो जिस्म में थायराइड हार्मोन्स नहीं रहेगा, हर दिन ये घटता जाएगा थायराइड हार्मोन्स। तो पेशेंट का वेट बढ़ेगा, उनका खाने का एपेटाइट कम हो जाएगा, और पाँव में सूजन रहेगा, सूरत फेस जो है राउंड हो जाएगा, हेयर जो है थिक हो जाएगा, स्किन जो है थिक हो जाएगा, नेल जो है थोड़ा चेंजेस आएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि पेशेंट को मूड बदल जाएगा, और कभी कभी लगेगा कि वो डिप्रेशन पे है, मूड वेरिएशन रहेगा, जल्दी में चिढ़ते हैं, छोटे छोटे बात पे चिढ़ेंगे, पहले बहुत प्लेजेंट थे, अभी छोटे छोटे बात पे चिढ़ते हैं और फौरन ठीक हो जाते हैं। मूड वेरिएशन होने का चांसेस ज़्यादा है। और फीमेल्स में है तो उनका पीरियड्स का प्रॉब्लम भी होता है, इतना प्रॉब्लम है। बट ये प्रॉब्लम सब आपको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि एल्ट्रॉक्सिन जब तक हम स्टॉप नहीं करते वो टेस्ट नहीं कर सकते। अभी ये जो थायराइडेक्टमी और थायराइड निकाला है, बहुत सारा सेंटर्स में इंडिया में हम छोटा सा टाउन्स में करते हैं थायराइडेक्टमी, और सिटीज में भी करते हैं थायराइडेक्टमी। और इसका आगे का जो ट्रीटमेंट है, जो मैंने बताया है, रेडियो आयोडीन करना है और रेडियो एब्लेशन करना है, ये छोटा सिटी में नहीं होता, ये सबसे बड़ा सेंटर में होता है, तो कैपिटल में होता है, और गवर्नमेंट के सेंटर में हो सकता है, कुछ प्राइवेट भी है। तो गवर्नमेंट के साइड से रीजनल कैंसर सेंटर। तो अगर जो थायराइडेक्टमी कंप्लीट करने के बाद स्पेसिमेन में ये रिपोर्ट निकला कि पैथोलॉजी में ये रिपोर्ट निकला कि ये पैपरी कार्सिनोमा थायराइड है, तो आपको रीजनल कैंसर सेंटर में रेफर किया जाएगा
दोबारा और बाकी ट्रीटमेंट की, जहां वो बाकी का ट्रीटमेंट करेंगे। तो जाने के पहले हम एल्ट्रोक्सिन स्टॉप करके इतना टैबलेट्स ऑफ भेज के आपको रीजनल कैंसर सेंटर भेजेंगे। तो जब आप रीजनल कैंसर सेंटर जाएंगे, आपको डिस्चार्ज समरी लेके जाना पड़ेगा और बायोप्सी का रिपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, साथ साथ में बायोप्सी का स्पेसिमेन भी लेके जाना पड़ेगा और आपका घर का एड्रेस का प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। ये इतना आपको रीजनल कैंसर सेंटर में बताना है। वो दोबारा उधर चेक करेंगे और उधर वो क्या करने वाले हैं, उधर पहले उनको ये प्रूव करना है कि बाकी कुछ भी टिश्यू है कि नहीं। कैसा प्रूव करेंगे? आयरन स्किनडिग्राफी करेंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पार्ट 4 वीडियो में। और अगर जो आयरन स्किनडिग्राफी में ये निकला कि थायराइड टिश्यू बाकी है, तो उसको जलाना है। कैसे? न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव आयोडीन हाई डोज देके, वो भी वही डॉक्टर उसी सेंटर में, रीजनल कैंसर सेंटर में करेगा। इसलिए आपको हायर सेंटर में जाना पड़ेगा। तो जब आप एल्ट्रोक्सिन स्टॉप कर दिए 4 से 6 हफ्ते तक, ये ख्याल रखना कि साथ साथ में आपको और भी थोड़ा प्रिकॉशंस है। आपको कुछ कॉफ सिरप मत लेना, अभी जो बोलने जा रहा हूं वो कुछ मत लेना। स्टीरॉइड्स, कॉफ सिरप, वाइटामिन्स, थायाजाइड डायूरेटिक्स और एंटीहिस्टामिन्स और कोई भी सी फूड्स, क्योंकि उसमें सब में आयोडीन कंटेंट होता है। सी फूड्स, अंडा, एग योग में होता है, और सोया प्रोडक्ट्स, और घर में जो नमक होता है वो सब आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है। तो आपको सॉल्ट डालना है तो प्लेन सॉल्ट यूज करना है। तो इतना चीज आपको अवॉइड करना है जब तक रीजनल कैंसर सेंटर में आपका ट्रीटमेंट खत्म ना हो जाए, क्योंकि ये सब चीज में आयोडीन है। आपको आयोडीन सब कंप्लीटली अवॉइड करना पड़ेगा। अभी एक और कॉम्प्लिकेशन के बारे में बता के ये वीडियो में खत्म करूंगा। हाइपोकैल्सीमिया, मतलब ऑपरेशन के बाद जिसमें कैल्शियम के लेवल कम हो रहा है। तो अगर जो ये कैल्शियम के लेवल कम हो गया तो ये आफत हो सकता है। तो वो टाइम में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट को पहले फर्स्ट कंप्लेन ये रहेगा कि इस एरिया में एक टिंकलिंग सेंसेशन जैसा आएगा। उसके बाद हाथ में जो है नमनेस रहेगा। उसके बाद हाथ मसल पेन होता है, वो क्रैम्स हो जाता है, ऐसा हो जाता है एक एक करके। अब इस टाइम में भी आप ट्रीटमेंट नहीं लिए, आपका आवाज बदल जाएगा। उसके बाद भी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं लिए तो हाथ में ट्रमर्स, साथ साथ में ट्रमर्स हो जाता है। इसके बाद भी आप ट्रीटमेंट नहीं लिए तो वो हार्ट प्रॉब्लम बना सकता है। इसलिए मैं इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सेपरेट टॉपिक में डिटेल में बता रहा हूं। तो डॉक्टर डिस्चार्ज टाइम में आपको ये बताओ के और बोल के भेजेंगे, अगर जो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है आप तुरंत ये फोन, घर से निकलने के पहले हमें ये नंबर पे फोन कर दो ताकि हम रेडी रहें। तो आप नंबर में इन्फॉर्म करके तुरंत आपका डॉक्टर के पास चले जाना। तो वो क्या करेंगे? जब आप हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम में पहुंचेंगे, पहले आपका ब्लड टेस्ट निकालेगा। ब्लड टेस्ट में आपको कैल्शियम, उसके पहले और एक बात, जब इमरजेंसी रूम में पहुंचेंगे, डॉक्टर सिंपल सा 2 टेस्ट करेगा, जो ड्यूटी डॉक्टर है। एक बीपी अपैरेटस बन के बीपी, नॉर्मल बीपी से थोड़ा ज्यादा 20 मीटर ज्यादा कफ इन्फ्लेट करेगा, तो घर में जैसा क्रैम्प हुआ हाथ में उसी तरह क्रैम्प होगा। उसको मतलब है कि जिस्म में कैल्शियम लेवल कम है। ब्लड लेवल चेक करने के पहले ही हमें कंफर्मेशन मिल गया। ऐसा ये टाइम में टैप करेंगे तो एक साइड का फेस हिलेगा। तो इसमें से भी पता चलता है कि कैल्शियम लेवल कम है। फिर भी हमें कैल्शियम लेवल कितना है ये पता करना मस्ट है। तो स्टाफ नर्स जो है कैल्शियम देखने के लिए, और विटामिन डी कितना है, पैराथायराइड हार्मोन लेवल कितना है, और साथ साथ में फॉस्फोरस कितना है टेस्ट करने के लिए ब्लड निकालेंगे। ब्लड निकाल के लैब भेजेंगे और उसका नतीजे के लिए वेट नहीं करेंगे, तुरंत उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। उसका ट्रीटमेंट ये है कि
कैल्शियम ग्लूकोनेट आईवी ड्रिप में देंगे, वो 3 घंटा तक चलेगा। और 3 घंटे के बाद ड्रिप खत्म होने के बाद और एक ब्लड निकाल के सिर्फ कैल्शियम कितना है चेक करेंगे, तो नॉर्मल हो जाता है 3 घंटे के अंदर। नॉर्मल होने के बाद आपको पहले के डोज कितना पूछ के उसको इंक्रीज करके कोई इंक्रीज डोज में आपको डिस्चार्ज कर देंगे। और ये टाइम में आपको साथ साथ में कभी कभी कॉलीकैल्सिफेरॉल भी लेना पड़ता है। ये हुआ हाइपोकैल्सियमिया का ट्रीटमेंट। और रेगुलरली हर 2-3 दिन में आपको पास वाला क्लिनिक में सीरम कैल्शियम चेक करना है और दूध का प्रोडक्ट्स लेना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ऐसा हाइपोकैल्सियमिया मैनेज करते हैं। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि रीजनल कैंसर सेंटर में कि आयोडीन स्किंडीग्राफी और रेडियो एक्टिव आयोडीन के लिए कैसा प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, जरूर देखना। नमस्ते।